हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विष्णु बेनीवाल। वेलकम टू एपीएच क्लासेस। आज एक बहुत ही नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इससे मिलने वाली है। आप सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अपनी डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाइए। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के कंटेंट हैं, नंबर 1, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ उसके बाद किस तरह के परिणाम निकले, कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसका कॉमन पीपल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, लोगों को किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सब जो है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा कंटेंट होगा सत्याग्रह, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स। ठीक है, कि सत्याग्रह क्या है, इसका मतलब क्या है और कितने टाइप के सत्याग्रह हुए, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ नई सिचुएशन उससे राइज होती है, कुछ नई कंडीशंस उससे राइज होती है, कुछ नई प्रॉब्लम्स राइज होती है। वो सारी इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से थे? सबसे पहले इस वॉर ने, इस युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न की। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, कि एक नई तरह की आर्थिक सिचुएशन यानी इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह से होगी कि युद्ध के अंदर भाई खर्चा तो होता है, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, ये कोई दिवाली का त्यौहार तो है नहीं कि 5-7 रुपए का मुर्गा छाप ले आए और आपने बजा के छोड़ दिए। ये युद्ध है और वो भी कौन सा है? वर्ल्ड वॉर है। तो उसका इकोनॉमी के ऊपर जो है असर डेफिनेटली पड़ेगा और जो भी राष्ट्र जीते, जो भी राष्ट्र इस युद्ध में हारे, उनके ऊपर पॉलिटिकल सिचुएशंस वहां भी डिफरेंट होने ही वाली थी। ठीक है, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नंबर 2, दूसरा क्या परिणाम निकलेगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको दिवाली का कि ठीक है कि ये कोई हमारा फेस्टिवल नहीं है, ये हमारा कोई घरेलू सेलिब्रेशन नहीं है जिसको हम जितना अपने मन से कंट्रोल करके और खर्चा कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का युद्ध होता है, वॉर होता है, जिसके अंदर सामने वाला किसी भी कीमत पर जो है हारना नहीं चाहता है और हम किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। तो उसके लिए अलग अलग तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, अलग अलग तरह के, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और आफ्टर ऑल आप सभी लोग पबजी को बहुत इंजॉय किया है, तो आपको इन चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह से आप क्या है फेमिलियर हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्या रिजल्ट निकला इसका कि वॉर के कारण अलग अलग कंट्रीज ने अपने आप को वॉर के अंदर सरवाइव करने के लिए, युद्ध में सरवाइव करने के लिए अपना डिफेंस का जो भी रसद था, जो भी मटेरियल जरूरी था सप्लाई के लिए, उस सप्लाई चेन को बरकरार करने के लिए बड़े बड़े वॉर लोन्स लिए। ठीक है, और जब कोई भी हम लोन लेते हैं तो उसको चुकाना तो पड़ेगा भाई, फ्री में तो कोई नहीं देता। ठीक है, साथ में इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देता है, इसलिए फिर इसी वॉर लोन्स को और उनके इंटरेस्ट को पे करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा? टैक्सेस बढ़ाने पड़े। ठीक है, सबसे बड़ा खतरनाक जो है ये इसका एक रिजल्ट था। नेक्स्ट, नंबर 4 रिजल्ट है कस्टम ड्यूटीज बढ़ाए गए खर्चे को पूरा करने के लिए। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इनकम टैक्स, आयकर लागू किया गया। उससे पहले ऐसा कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं होता था। कस्टम ड्यूटीज यानी कि जो किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर जाने के लिए जो हमें टैक्स देना पड़ता है, या किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ले जाने या लाने के लिए जो भी टैक्स देना पड़ता है वो कस्टम ड्यूटीज के अंडर आते हैं। तो ये सारे सीमा कर, सीमा शुल्क जिसे बोलते हैं, और आयकर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिफ्थ, वॉर ईयर्स के दौरान प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, और ये प्राइसेस यानी डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो है 1913 के बाद 1918 तक आते आते तकरीबन 2 गुना हो गए। ठीक है, कि जिस तरह की आज की सिचुएशन है इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों की आर्मी जो है बॉर्डर के ऊपर आमने सामने है। ठीक है, तो अब सेना एक बड़ी संख्या के अंदर जब सीमा पर बैठी हो तो
वहाँ कोई फ्री में तो बैठ नहीं सकता, उसका खर्चा भी आता है, ठीक है। और अगर युद्ध भी लड़ना हो तो उसके अंदर भी क्या है, खर्चा आएगा। तो ऑब्वियसली सप्लाई चेन जो है वो सारी बॉर्डर के ऊपर जो है लग जाएगी, जिसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए जो डिफरेंट कमोडिटीज़ की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, उसके कारण बाजार में उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो राइज हो जाते हैं। तो इस कारण से 1913 से लेकर 1918 के बीच में जहाँ जहाँ युद्ध हुए वहाँ पर जो उन देशों की इकोनॉमी और उन देशों का मार्केट जो था उनके अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। नेक्स्ट रिजल्ट इसका था, सैनिकों के बिना युद्ध कैसे लड़ेंगे, ठीक है। और सैनिक युद्ध लड़ने के लिए जब जाएंगे तो सामने वाला आपका कोई फूलों का हार लेके वेलकम करने के लिए नहीं बैठा है, वो भी सामने जो है AK-47 एनसास राइफल, 303 राइफल्स, अलग अलग राइफल्स लेकर बैठे होते हैं, ठीक है। वो देखते हैं नजर आए और मैं ठोक दूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सोल्जर्स है उनको क्या है, वहां पर अपनी जिंदगी भी खोनी पड़ती है, ठीक है। तो अब सीमा पर सोल्जर्स की, सैनिकों की कमी ना हो सीमा पर सोल्जर्स की कमी ना हो, इसलिए गांव से सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए गांव को ऑर्डर दिया गया और इस तरह से गांव से लोगों को ज़बरदस्ती सेना में ले जाने के लिए भर्ती किया गया। तो इससे क्या हुआ, एक तो जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर सरकार के प्रति लोगों में जो है गुस्सा फैल गया, ठीक है। इसके साथ साथ गांव के ऊपर सोल्जर सप्लाई करने का भी दबाव बढ़ा। तो ये सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज है जो हमने इसके अंदर पढ़े हैं, रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट्स का सामना करना पड़ा। बड़ी ही एक दर्दनाक सिचुएशन थी, ठीक है। चलिए उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जब वो भारत लौटे 1915 के अंदर, सत्याग्रह हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1915 के अंदर महात्मा गांधी फॉरेन से जो अपनी एजुकेशन या बैरिस्ट्री या वकालत कह सकते हैं वो पूरा करके जब भारत में आए 1915, तो जब वो गए थे 1991 के अंदर, तो उस समय के बाद तकरीबन 20-22 साल के बाद वो भारत लौटे थे। तो इन 20-22 सालों के अंदर इंडिया की सिचुएशंस जो है वो कुछ चेंज हुई थी, ठीक है। और वो आकर राजनीति के अंदर एंटर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के एक फेमस लीडर उस समय के थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना और उनसे राजनीति के लिए मार्गदर्शन चाहा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इससे पहले आप देश को जानिए, 1 साल तक पूरे देश में घूमिए और उसके बाद जब आप देश को अच्छी तरह से जान लो तो सेवा के लिए आगे आइए, ठीक है। तो उस समय इसी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए थे, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी भारत लौटे और उससे पहले उन्होंने अपने सत्याग्रह के आइडिया को जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, सत्याग्रह का जो उनका विचार था उसको साउथ अफ्रीका के अंदर बड़ी सफलतापूर्वक तरीके से यूज किया था, क्योंकि वहाँ पर वहाँ की सरकार गोरे और काले रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करती थी। उसके खिलाफ गांधी जी ने जो ब्लैक पीपल थे उनको सत्याग्रह के जरिए उनकी हेल्प की और उनके अधिकारों को दिलाने में उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की थी। और इस तरह से सत्याग्रह का उनका आइडिया और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर बहुत सफल रहा था, ठीक है। और इस तरह से जब भारत आए तो यहाँ पर भी वो सत्याग्रह अपना वही आइडिया यूज करना चाहते थे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं ये सत्याग्रह था क्या, ठीक है। तो सत्याग्रह का जो आइडिया होता है वो क्या करता है, सच्चाई की शक्ति को यूज करता है, ठीक है, पावर ऑफ ट्रूथ यूज करता है। और वो कहते हैं कि सच्चाई की तलाश की जरूरत है हमें, ठीक है, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, ठीक। सत्य के ताकत और सत्य की तलाश के ऊपर ज़्यादा महत्व जो है, सत्य को ढूंढने के लिए, ढूंढने पर ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। और ये सत्याग्रह एक चीज़ ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर हम जो काम करने चाह रहे हैं उसका कारण सही है, उसका कारण सही है और हम अन्याय के प्रति स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर हमें फिजिकल फोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर से फाइट करने के लिए, ठीक है। कि यानी कि जो
रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। सत्याग्रह का जो आइडिया है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उसका कारण सत्य है और वो अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल है, तो हमें अपने ऑप्रेसर से लड़ने के लिए किसी भी तरह की फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। यहां पर मतलब कहने का है कि वायलेंस, हिंसा की जरूरत नहीं है, हम अहिंसा के बल पर ऐसा कर सकते हैं। और दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसाइज ऑफ द ऑपरेसर। और ये सब कैसे किया जा सकता है कि जो हमारा ऑपरेसर है, जो हमारा ऑपरेसर कर रहा है, हमारा दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है, जो शोषण करता है, उसकी आत्मा को जगाकर हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी ने फिर सक्सेसफुली अलग अलग जगहों पर कुछ जो है सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। आइए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जब वो भारत देश की यात्रा पर निकले थे तो 1916 के अंदर वो बिहार में चंपारण पहुंचे। ठीक है। और वहां पर जब उन्हें किसानों की सिचुएशन का पता चला तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे फार्मर्स का कितना ज़्यादा ऑपरेशन कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो इसलिए उन्होंने इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ वहाँ के किसानों को स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया। ठीक है। और ये पीजेंट्स कौन से थे? इंडिगो प्लांटर्स, यानी इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले थे। और क्योंकि ये एक कैश क्रॉप थी, यानी बाजार में बिकने वाली थी, घरेलू इसका कोई यूज नहीं होता था, इसलिए इनका सोल परचेजर था, यानी अकेला ही परचेजर थे, और वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो अपने मनमाने तरीके से औने पौने दामों पर उनकी ये फसल खरीदते थे, जिसके कारण किसानों को जो है अपना रेवेन्यू पे करना भी मुश्किल हो जाता था। ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं अपने इंडिगो प्लांट, इंडिगो क्रॉप है, उसका जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। और इसलिए वहाँ के किसान इस इंडिगो प्लांटेशन को वो कैरी ऑन नहीं करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती उनके साथ ऐसा कर रही थी, तो गांधी जी ने किसानों की मदद की और उनके फेवर के अंदर जो है सत्याग्रह चलाया। उसके बाद दूसरा सत्याग्रह उन्होंने 1917 में चलाया। ठीक है। और ये कहाँ चलाया? गुजरात के खेड़ा जिले के अंदर। क्यों चलाया? किसानों के सपोर्ट में। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस साल किसानों के जो है अकाल के कारण क्रॉप्स जो है, उनकी फसलें जो है वो बर्बाद हो गई थी। और इन फसलों के बर्बाद होने के कारण ऑब्वियसली जब आपके पास कोई इनकम नहीं होगी तो भाई आप रेवेन्यू कैसे पे कर पाओगे? बड़ा मुश्किल था। ठीक है। और ये किसान क्या चाहते थे? रेवेन्यू रिलैक्सेशन चाहते थे कि इस साल के लिए लगान हमारा माफ कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि वो इनकी मांग मानने को राजी नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने इनके फेवर के अंदर सत्याग्रह चलाया। ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था जो हमने पढ़ा। और तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 के अंदर, यानी नेक्स्ट ईयर ही 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचे। जब वहां अहमदाबाद पहुंचे अपने इसी यात्रा के दौरान, तो उन्हें वहां कॉटन मिल के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की सिचुएशन का पता चला, जो कि बड़ी ही एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थे। दमनकारी नीतियों के कारण उनकी जो है खस्ता हालात थी। ठीक है। इन सभी को देखकर महात्मा गांधी ने कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में कॉटन मिल ऑनर्स के खिलाफ जो एक सत्याग्रह चलाया। ठीक है। ताकि कॉटन मिल वर्कर्स को जो है बेटर वेजेस, यानी कि अच्छी मजदूरी, यानी अच्छी सैलरी और अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको मिले, ये डिमांड करते हुए उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में ये चलाया। क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये तीनों सत्याग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से आपको मैप का क्वेश्चन भी आने वाला है, इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। डेफिनेटली आपको 1 या 2 नंबर का मैप इन 3 टॉपिक में से मिलने वाला है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इस टॉपिक को क्लियर करना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी नए मेरे दोस्त आज मेरे इस चैनल पर आए हैं और उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है आने वाले टाइम के अंदर मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज एपीएस क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।